Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Vanya Nareen, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see it over here, हम कर रहे हैं शॉर्टी नोट सीरीज़। शॉर्टी नोट सीरीज़ में भी अभी हम बात करने वाले हैं, एक जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आर्कटिक सी आइस की। अब आपको लगेगा कि आर्कटिक सी आइस, फाइन, आर्कटिक सी आइस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें मालूम है कि ग्लेशियल आइस या आर्कटिक सी आइस या पोल्स पे जो आइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट आज हम उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? दोनों वजह हैं। एक तो जैसे आपको मालूम है कि शॉर्टी नोट सीरीज़ में हम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं विच इज़ ऑफ कंसिडरेबल रेलेवेंस। उस टॉपिक को हम लेते हैं, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं, जो कि हमें लगता है कि जीके के लिहाज से भी थोड़ा रेलेवेंट है और वैसे भी हमको एक आइडिया उसके बारे में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट। पर एक चीज़ आती है जब हम बात करते हैं कॉन्टेक्सचुअल लेवल पे कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं कंटेक्स्ट में, राइट। तो अभी फरवरी की जब हम बात करते हैं तो आर्कटिक सी आइस का जो लेवल है वो पीक किया था फरवरी में, जो कि नॉर्मली नहीं होता। एंड इट इज़, आपको सुनने में लग रहा होगा तो उसमें कौन सी खास बड़ी बात है कि फरवरी में पीक किया। थोड़ी सी बड़ी बात है, क्योंकि जब आर्कटिक सी आइस की हम बात करते हैं तो पोल्स पे जब हम आइस की बात करते हैं या आइस डिपॉजिट्स की बात करते हैं या सी आइस की बात करते हैं, अगर उसका लेवल पीक करता है, उसका लेवल बढ़ता है, तो उसका एक आप कह सकते हैं एक बहुत एनवायरमेंटल कंसर्न होती है। कंसर्न इन द सेंस नॉट नेसेसरली बैड, when I say concern it is not necessarily bad, what I mean is कि environment पे उसका कोई ना कोई impact होगा। and when we are talking about poles, जब हम especially poles की बात करते हैं, चाहे north pole south pole, तो what happens is कि उस पे जो भी चीज़ें होती हैं लाइक आइस, अगर सी लेवल वहाँ का राइज होता है, आइस पिघलती है तो भी और आइस पीक करती है तो भी उसको पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को या पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को वो चीज़ अफेक्ट करती है, राइट। तो इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम उस बारे में समझें। सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि फरवरी में उसका पीक करना इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों है। क्या आप उसको देखेंगे तो जिस टाइम पे वो पीक की थी इट वॉज प्रॉबली द हेडलाइन ऑफ एवरी चैनल। इट वॉज मतलब हमारे यहाँ के चैनल की हम बात छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ के चैनल्स आर बिजी विद अदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, लेकिन खैर अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं तो इट वाज ऑन रॉयटर्स, बीबीसी, सब ने उसको कवर किया था। एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी लिटरली ऑफ फिनोमेना, ठीक है। तो अभी हम इसको शॉर्टी नोट सीरीज़ में जो हम करने वाले हैं आर्कटिक सी आइस, इस पे हम वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली सी आइस क्या होता है, उसके इम्पैक्ट किस तरह के होते हैं, वो पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को किस तरह से इफेक्ट करता है, आपको हमें कैसे इफेक्ट करता है, और इसके अलावा व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन दैट वी आर गोइंग टू टेक विच इज़ IGKO, ठीक है। अब जैसे कि आपको मालूम है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IGKO एग्जामिनेशन हम हर चीज़ करते हैं एंड वी हैव टू टेक एवरीथिंग टुगेदर। हम कोई भी चीज़ एक साथ लास्ट में करने के लिए नहीं छोड़ते हैं ना। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू नो। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई वी आर डीलिंग विद टॉपिक्स एट दिस लेंथ, और इस तरह से हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। नाउ एज यू कैन सी इट हियर कि क्या है स्टोरी, मतलब स्टोरी क्या है और वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, पहले हमें ये बात समझनी होगी। अब आर्कटिक सी आइस पीक्ड ऑन February 25 दिस ईयर। जैसे मैंने कहा कि आर्कटिक सी आइस 25 फरवरी को इस बार पीक की थी, विच इज़ अ वेरी अनयूजुअल फिनोमिना। नॉर्मली आर्कटिक आइस इस टाइम पे पीक नहीं करती, ठीक है। एंड वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कंटेक्चुअल लेवल पे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इतना, या इतनी बड़ी क्या चीज़ हो गई कि हम उसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। लुक एट दिस जेंटलमैन, राइट, जेंटलमैन, या आई कैन कॉल हिम दैट पोलर बेयर्स, राइट। पोलर बेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, और उनके लिए आप कह सकते हैं कि दे आर यू नो दे आर दी एनिमल्स दैट रिसाइड ऑन द पोल्स। तो उनके लिए बहुत इम्पैक्टिंग होता है, और अकेले उनके लिए इम्पैक्टिंग नहीं होता, जितनी भी आप एक पोल्स पे जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी उस एरिया में लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम अपनी फ्लोरा फोना की बात करते हैं, फ्लोरा तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इफ़ यू टॉक अबाउट द फोना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपेरेटिव कि हम उनके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखें और समझें। अब स्टोरी क्या है, बेसिकली कहानी समझते हैं पहले। Arctic winter sea ice hits its maximum extent on February 25th this year, according to the data collected by United States National Snow and Ice Data। ये NSIDC ये जो है ना, ये एक बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट गवर्न करता है इसको, और इसमें क्या करते हैं, दे स्टडी द आइस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द आइस, जिसमें स्नो एंड आइस डेटा सेंटर है, जो कि स्नो किस तरह की जम रही है, कहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हुआ है, आइस कहाँ पे पीक कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही है, कहाँ पे पिघल रही है, कहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करता है। अलास्का में भी, अलास्का में आपको मालूम है ना यूनाइटेड स्टेट्स का एक हिस्सा है अलास्का, एक स्टेट है अलास्का, वो
ऊपर की तरफ पड़ता है काफ़ी। तो जब हम उसकी भी बात करते हैं तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है। वहाँ पे वो जो एक एरिया है वो बहुत ज़्यादा बर्फीला एरिया है, वहाँ पे आप हैबिटेशन की बात करते हैं या हैबिटेट्स की बात करते हैं तो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो वो सारे जो एरियाज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ये जो पर्टिकुलर है ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत क्रेडिबल मानी जाती है व्हेन वी हैव टू स्टडी अबाउट द any data pertaining to ice or snow or glacier or poles, ठीक है। अब इसमें this is the 10th lowest in the satellite record maintained by NSIDC, a distributed active archive सेंटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ये तो आपको मालूम है ना, इसका ये तो आपको मालूम होगा। इसके लिए तो मुझे आपको नहीं लगता कि कुछ भी बताने की ज़रूरत है कि नासा क्या है। नासा उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी बात करते हैं इसरो हमारे यहाँ की है। और नासा तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आप 9th में हैं स्टूडेंट्स, आप 9th के हैं IGKO के स्टूडेंट्स। तो नासा का तो आपको, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम। बहुत बड़े बड़े उनके जो आपने देखे होंगे कि रॉकेट्स हैं, लॉन्चर्स हैं, वेसल्स हैं, मिसाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है नासा डेवलप करता है। एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसक्राफ्ट, या हम स्पेस की बात करते हैं, या हम स्पेस स्टडीज़ की बात करते हैं, एरोनॉटिक्स की बात करते हैं, तो राइट। इसमें हम बात कर लेते हैं कि ये किसके थ्रू होता है। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि 10th लोवेस्ट है ये, ऑलराइट। अब इसकी अहमियत और क्यों है ये भी समझ लेते हैं। तो आपको मतलब ये बात, दो चीज़ें समझने की हैं क्वेश्चन के वाइज अगर हम बात करते हैं। तो पहली बात तो कि ये कौन करता है, मेंटेन कहाँ से होता है, ये होता है NSIDC करता है इसको मेंटेन। और NSIDC किसके अंडर काम करता है, किसके अंडर काम करता है, कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करता है और किसके अंडर काम करता है, कौन सी, अगर आप एक बात करते हैं एक जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसका सब ऑर्गेनाइजेशन है ये, और किसके अंडर काम करता है, नासा के अंडर। गॉट इट, ओके। अब हम बात करते हैं बेसिकली आर्टिक आइस के साथ प्रॉब्लम क्या है। आर्कटिक आइस जो है उसके एक्सटेंट जो है दैट पीक्ड एट 14.88 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि NSIDC का डेटा है, ठीक है, जो कि डेटा एनालाइज किया गया था। उसके अलावा जब हम बात करते हैं दिस इज अराउंड 7,70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ऑलराइट, किलोमीटर्स बिलो द 1981 टू 2010 एवरेज मैक्सिमम। मतलब अगर आप बात करते हैं 2000 आप तकरीबन, मतलब आप ये मान लीजिए 2010 तक अगर आप बात करते हैं तो आप फिर भी कितना फेज आप कर रहे हैं, आप अप्रोक्सीमेटली 20 साल की बात कर रहे हैं ना, 2 डेकेड्स की आप बात कर रहे हैं। तो उसका अगर आप एवरेज निकालते हैं, मैक्सिमम जो एवरेज निकालते हैं, तो उसके हिसाब से वो इतना कम था उससे, ठीक है। अब बात होती है कि इक्विवेलेंट टू एन एरिया ऑफ आइस स्लाइटली लार्जर देन द US। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको ये बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है तो क्या होता है, बहुत कुछ चीज़ें हमारी रेलेवेंस हमें तब समझ में आता है जब उसको कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, है ना। एक बीच में आपने वो देखा होगा कि भाई जब वो अपना हाथ और एक गोरिल्ला का हाथ, उसकी जब फोटो जो पंजा था दोनों को दिखाया गया, तो उसको आपको समझ में आया कि भाई हमारा हाथ कितना छोटा होता है और गोरिल्ला का हाथ कितना बड़ा होता है। उसको अगर हम सीधे सिर्फ गोरिल्ला का हाथ दिखाते तो आपको पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि हाँ ठीक है बड़ा सा तो दिख रहा है कुछ। कंपैरिजन से क्या होता है, कंपैरिजन यार्डस्टिक्स जब आ जाती है तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि भाई कितना कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है, राइट। तो एग्जैक्टली उसी तरह आपको ये समझना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया की, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एरिया कितना बड़ा है। मतलब जब आप आर्कटिक आइस या पोल्स की जब आइस की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि हाँ बहुत सारी आइस है, बहुत सारी बर्फ़ है, काफ़ी सारी बर्फ़ है ना। और वो बहुत सारी और काफ़ी सारी बर्फ़ जो है हम उसका ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वो एग्जैक्टली कितनी है। आपको क्या लगता है, कितना, आप कितने ही सोच लोगे, है ना, कि चलो कुछ किलोमीटर होगी, इतना होगा, इतना कवर होगा, इससे ज़्यादा कितना ही होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा कवर है, आपको ये समझना है। तो आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली US के जो स्टेट्स हैं उनसे भी बड़ा, मतलब अगर आप टेक्सास की बात करते हैं बहुत बड़ा स्टेट है, अगर आप बात करते हैं मेन की, तो अगर आप उनको साथ में कंबाइन कर लेते हैं तो वो जो एरिया है उससे ज़्यादा बड़ा कवर था ये। मतलब इससे स्लाइटली अगर आप कहते हैं उससे भी बड़ा कवर था। तो आपको समझ में आया, एक अंडरस्टैंडिंग आई आपको कि अगर आप US का मैप अपने दिमाग में बनाएंगे और आप टेक्सास को इमेजिन करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उस एरिया से भी बड़ा कवर है। अब सिंस February 25 की हम बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ आर्कटिक सी आइस हैज ड्रॉप्ड अराउंड 3,90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब अगर आप बात करते हैं कि पीक तो चलिए 25 फरवरी को हो गई, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एक्सटेंट जो है आर्कटिक सी आइस का वो ड्रॉप हुआ है। और कितना ड्रॉप हुआ है,
3,90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब कितना बड़ा एरिया आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो ड्रॉप हुआ है। उसका मतलब क्या होगा, जब आप अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये आइस ड्रॉप हुई तो कहाँ गई, या कोई एवेपोरेट होके आसमान में तो नहीं चली गई एकदम, या एवेपोरेट होके ऐसा तो नहीं हुआ कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बादल बन गई और कंडेंसेशन हो गया और इतनी सारी आइस का कंडेंसेशन हो गया, ये सब तो नहीं हो सकता। हुआ भी होगा एवेपोरेशन कंडेंसेशन तो कितना हुआ होगा, अगर आप समझ भी रहे हैं तो, ठीक है। तो मतलब ये आइस अगर पिघली तो ये गई कहाँ, आपको ये समझना होगा। और इस वजह से हम इसका इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि जब मैंने कहा कि ग्लोबल क्लाइमेट पे या ग्लोबल कंडीशंस पे इसका इम्पैक्ट होगा, यही हमें समझना है यहाँ पे। द लॉस ऑफ आइस हैज़ बिन प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन द सी ऑफ ओटास्क एंड बैरेंट्स सी। कहाँ पे हुआ है ये जो सी है, ये अभी आप अगर ओखटास्क की अगर आप बात करते हैं तो ये रशिया के वहाँ पे आता है, पेनिनसुलर उसमें आता है। अगर आप बैरेंट्स सी की बात करते हैं तो ये सारे जो हम पैसिफिक ओशंस और अटलांटिक ओशंस की फिलहाल बात कर रहे हैं। और भी जो पैसिफिक और अटलांटिक में इसका बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। इंडियन ओशन तो थोड़ा नीचे आ जाता है तो उतना नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि बेज में इसका असर देखा गया है, जैसे कहाँ पे देखा गया है, ऑफसेट बाय गेन्स इन द लॉस जो हुआ है वो इनमें हुआ है, जो मेजर लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आप इनसे गेन करने की बात करते हैं तो कहीं पे अगर लॉस हुआ है, अगर कहीं की आइस पिघली है तो वो कहीं तो जा रही है ना, कहीं का तो वाटर लेवल होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे कॉन्टिनेंट्स को हमने डिवाइड किया है साथ में, या हमारे ओशंस को, या हमने सारी चीज़ें जिनको डिवाइड करते हैं हम वाटरवेज को, तो ये जो लकीरें हमने खींची हुई हैं ना, ये हमारे दिमाग में है, ठीक है। ये मैप्स पे हैं, ये एक्चुअली नहीं है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस। ग्लोबल में अगर आप ग्लोब देखते हैं तो जितनी आपको लकीरें दिख रही हैं वो सब इमेजिनरी लाइंस हैं, वो कहीं पे ज़मीन पे एक्चुअली खिंची हुई लकीरें नहीं हैं, राइट। वेदर अगर आप इक्वेटर की बात कर लें, आप लैटिट्यूड्स की बात कर लें, लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स की बात कर लें, कॉन्टिनेंट्स की बात कर लें, ओशंस की बात कर लें, डिफरेंट स्टेट्स की बात कर लें, आप कुछ भी बात कर लीजिए, ठीक है। ये जो हमने लकीरें खींची हैं, सरहदें खींची हैं, ये हमारी बनाई हुई हैं ताकि हम इनको स्टडी कर सकें, हमारे लिए आसान हो। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि कोई भी चीज़ वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है ना। ये बात समझो कि अगर क्या होता है, मैंने आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स हु एक्चुअली से थिंग्स लाइक कि मैम वो तो वहाँ हो रहा है ना, वो तो यूएस में हो रहा है ना, वो तो बाहर हो रहा है ना, मतलब हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। भाई पॉलिटिकल हैपनिंग है, कोई पर्टिकुलर स्टेट की जुरिडिक्शन में हो रही है, आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है, वो मैं समझ सकती हूँ। वो भी अगर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होगी तो आपको इम्पैक्ट करेगी, कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करेगी, आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। जैसे अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी रशिया और यूक्रेन का, तो आपको और हमको इफेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। ये नहीं है कि हमको जान माल का कोई खतरा है, वो भी था जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए थे उनको जान माल का तो खतरा था। चलिए उनको भी अगर हम छोड़ देते हैं, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं अपने अपने घरों में सुरक्षित और आपको लगता है कि लड़ाई तो वहाँ हो रही है, जंग तो वहाँ हो रही है, हमारा क्या लेना देना है, तो आपका लेना देना ऐसा है कि आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपको नज़र आए या ना आए। आपके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी जो प्राइसिंग है चीज़ों के ऊपर चली जाएगी, आपकी इकोनॉमी डोल जाएगी, आपकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका। आपकी क्रूड ऑयल से लेके आपकी जो खाने का वाला तेल है वो तक महंगा हो जाएगा, और खाने वाला तेल अगर महंगा हुआ, क्रूड ऑयल महंगा हुआ, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, घर में जो आपका कॉस्ट ऑफ फूड है वो बढ़ जाएगा, हर चीज़ पे इफेक्ट होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि व्हेन वी से कि भाई चीज़ तो किसी और दुनिया में हो रही है, हमारा उससे क्या असर है, तो आप पूरी तरह अपने आप को एलिनेट नहीं कर सकते। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं जोग्राफिकल कंडीशनिंग्स की या जोग्राफिकल हैपनिंग्स की, आप ये नहीं कह सकते कि भाई सुनामी जो है वो तो पैसिफिक ओशन में आ रही है, हमारे यहाँ तो इंडियन ओशन लगता है, हमें क्या लेना देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो सबको इफेक्ट कर रही है, राइट। अगर कोई चीज़ अटलांटिक ओशन में हो रही है तो वो वर्ल्ड ओशंस को इफेक्ट करेगी। आप कहीं पे ऐसी कोई लकीरें नहीं खींची हुई कि यहाँ पे पैसिफिक है, इस साइड पैसिफिक है, इस साइड अटलांटिक है, वो आपने अपने दिमाग में बनाई हुई है, कोई डिवीजन नहीं है इंटरनेशनल वाटर्स का, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आइस पिघल रही है, कहाँ पिघल रही है, आप अगर बात करते हैं सी ऑफ ओक्टास्क में पिघल रही है या बैरेंट्स सी में पिघल रही है, तो वो पिघल के जा कहाँ रही है, कहीं तो जा रही होगी। अगर लॉस यहाँ पे हो रहा है तो गेन कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा, सही बात है। अब ये लॉसेज हाउएवर हैव बीन ऑफसेट बाय द गेन्स। कहाँ हुआ है इनका गेन हुआ है बेरिंग सी में और बैफिन बे में, ठीक है। और आप बात कर सकते हैं लेब्राडोर सी की भी, ठीक है। ये डेटा भी एनालिसिस कहाँ से हुआ है, NSID से ने इसका एनालिसिस किया है, फाइन। अब जब हम बात करते हैं, अगर सेम टाइम पे अगर हम बात करते हैं, द गेन्स इन द एंटार्क्टिक सी आर नॉट इनफ टू बैलेंस द लॉस इन द आर्कटिक सी। अब हुआ क्या है कि भाई यहाँ का जो है इससे माइनस हो गया, ठीक है,
ये जो पोल है आपका, अगर आपने इस पोल को देखा, आपका यहाँ माइनस हो गया, और ये आप मान लीजिए आर्कटिक अटलांटिक आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर आपका माइनस होता है, यहाँ आपका प्लस होता है, लेकिन फिर भी ये इतना नहीं है कि इसको काउंटर बैलेंस कर सके। गॉट इट? मतलब एक जगह पे अगर माइनस हो रहा है, वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है और बाकी नीचे की तरफ आ रही है, या नीचे की तरफ जाके वो सी लेवल्स को बढ़ा रही है, या पर्टिकुलर अगर आप दूसरे जो ओशंस हैं या सीज़ हैं जो भी हैं, आप बात कर लीजिए चाहे बेरिंग सी की या बैफिन बे वगैरह की, जो उसका पानी का लेवल जो बढ़ रहा है या उसमें जो एड ऑन हो रहा है या उसमें आ रहा है, तो वो इतना नहीं है कि वो उसको काउंटर बैलेंस कर सके। द लॉस इज नॉट इक्वलेंट टू और इक्वलेंट और सफिशिएंट इनफ टू काउंटर बैलेंस द लॉस इन द आर्कटिक। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये चीज़ें आपको अगर कोई पूछेगा, ये अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम बात करते हैं कि ये जो लॉस हो रहा है आइस का, वो किन ओशंस में हो रहा है या किन सीज को इम्पैक्ट कर रहा है, और जो गेन हो रहा है उसकी वजह से जो ऑफसेट है बाय गेन्स, वो किन को हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ समझने की है कि क्या होता है कि जब हम बात करते हैं पोल्स की, है ना, जब हम बात करते हैं आइस की, तो हमें क्या लगता है कि सब एक ही बात तो है। आप कोई भी बात कर लीजिए, नॉर्थ पोल की बात कर लीजिए, साउथ पोल की बात कर लीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम उसको आर्कटिक बोल दें कि एंटार्क्टिक बोल दें, मतलब पोल्स की आइस मतलब पोल्स की आइस, है ना। पर भाई साहब ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। दोनों तरह की जो आइस फॉर्मेशन है वहाँ पे वो बहुत डिफरेंट है। दोनों पोल्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अंतर है। इनफैक्ट उनकी जो आइस फॉर्मेशन है उसमें भी, जो कवर है उनका जो एरिया है उसमें भी, और बाकी सारी चीज़ों में भी, है ना। तो हमें ये बात समझनी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी होगी कि आइस में भी बहुत फ़र्क होता है। अगर अभी जो हम बात कर रहे हैं, आपको इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम आर्कटिक सी आइस की बात कर रहे हैं। सी आइस का मतलब क्या होता है, सी आइस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्लेशियर या फिर आइसबर्ग जो आपने देखा होगा। आइसबर्ग क्या होता है, वो जिससे टाइटैनिक टकराई थी और डूब गई थी, है ना। आइसबर्ग मतलब एक फ्लोटिंग काइंड ऑफ आइस रॉक होती है पानी में, वाटर बॉडी में, ओशन में, जिसमें आप जिसको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो अंदर भी उतनी फैली होती है, ऊपर हार्डली उसका 1/4 पार्ट उसका नज़र आता है, बाकी वो पानी के अंदर होती है, दैट इज़ आइसबर्ग। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं बहुत बड़े जो चंक होते हैं आइस के, जो कहाँ पर हैं, एंटार्क्टिका में ज़्यादा पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका में उनका ज़्यादातर कवर होता है, और वहाँ से जो वो आइस का जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल सॉलिड आइस का फॉर्मेशन होता है, और उसमें से जब कोई हिस्सा टूट जाता है या क्लैम्प आउट हो जाता है और ओशन करंट के साथ बह जाता है, तो होता है आइसबर्ग्स। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं है। ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सी वाटर लेवल जो है वो ऊपर जा रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सी आइस की, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। सी आइस होती है प्राइमरीली वो आइस जो कि ग्लेशियर या आइसबर्ग दोनों से डिफरेंट है, और ये जमी हुई ओशन पे जो बर्फ जम जाती है, हम उसको बोलते हैं सी आइस। ठीक है, तो जब सी आइस का पिघलना और जिसको बोलते हैं जमना, पिघलना, या उसका जो राइज होना, वो क्यों इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो सीधे सीधे ओशन आइस होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ क्यों इम्पैक्ट करती है, दूसरी चीज़ वो इसको इम्पैक्ट करता है कि जो सरफेस है उस पर बर्फ़ जम गई। ठीक है, आपकी जितना जो ओशन है वहाँ का वो पूरा जम गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। ठंड के दिनों में, गर्मी के मौसम में वो पिघलने लगता है, ठंड के दिनों में हो गया, तो आपका ये मान लीजिए कि वो जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है वो स्पेस पे, मतलब 50 to 70% जो एनर्जी है वो जो बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है स्पेस पे। ठीक है, और जब वो गर्मी के मौसम में थोड़ा वार्म होता है, जब वार्म पोल्स में तो क्या ही वार्म होगा, हमारी जैसी गर्मी तो वहाँ पड़ती नहीं है, पर जो थोड़ा सा वार्म टाइम जब होता है तो उसमें वो पिघलना चालू होती है। ठीक है, पिघलना चालू होती है तो क्या करती है, वो डार्क ओशंस, डार्क स्पेसेस जो है ओशंस के, वो एक्सपोज ऑफ करती है। वो एक्सपोज करती है तो उसका मतलब ये होता है कि फिर उस समय पे उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब उस टाइम पे अभी तक तो रिफ्लेक्ट कर रही थी एनर्जी, अब वो एब्जॉर्ब करने लगती है। ठीक है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने लगती है, और कितना एब्जॉर्ब करती है, तकरीबन 90% तक। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए यही है ना, व्हाट इज सी आइज। अब आपको सी आइज समझना है बेसिकली, जिसके ऊपर हम पूरा ये डिस्कशन कर रहे हैं। सी आइज एसेंशियली फ्रोजन ओशन वाटर है, सीधी सीधी भाषा में, है ना, कि वहाँ का जो ओशन है उसका जो पानी है जब वो जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं सी आइज। अब ऑल स्टेजेस ऑफ विंटर आइस फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड मेल्टिंग अकर्स इन द ओशन, अनलाइक आइसबर्ग, ग्लेशियर एंड आइस शेल्फ दैट ओरिजिनेट ऑन लैंड। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात की कि सी आइस को किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं करना है काहे से, ग्लेशियर से या आइसबर्ग से, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये अलग हो गई। ये जैसे ये सी आइस है, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज ना, कितना सुंदर फॉर्मेशन हुआ है इसका, ऐसा लग रहा है पॉन्ड के बीच में कोई स्विमिंग पूल टाइप का बनाया हुआ है।
तो आपको उसमें समझना है। अब इसमें दूसरा क्या होता है, जो भी इसका फॉर्मेशन होगा विंटर में वो सी सर्फेस पे होगा। अगर सी सर्फेस पे हो रहा है या ओशन फ्लोर पे हो रहा है, ओशन सर्फेस पे हो रहा है, फ्लोर नहीं, फ्लोर तो एक अलग चीज़ हो गई, ओशन सर्फेस पे हो रहा है तो मतलब वो सी आइस है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात हम जब करते हैं तो इसमें आपको ये भी समझना होगा कि रिवर्स साइकिल फॉलो करती है आर्कटिक और एंटार्क्टिक की, मतलब एक जैसी चीज़ नहीं है। जैसे मैं कहा ना कि भाई आपको लग रहा है कि पोल्स ही तो हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक को क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऑपोजिट साइकिल जो है, रोटेशन जो है फॉलो करते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक। मतलब कैसे, आप एक की समझ जाएंगे तो दूसरे की आपको अपने आप आ जाएगी। मैं आर्कटिक की आपको समझाती हूँ क्योंकि हम डिस्कस अभी आर्कटिक कर रहे हैं। ठीक है, द सी आइस इन द आर्कटिक यूजुअली रीचेस इट्स पीक इन मार्च। ठीक है, मार्च में करता है, नॉर्मली मी जब मार्च में करता है। इसी वजह से इस बार जब फरवरी 25 को हुआ तो वो ग्लोबल हेडलाइन बनी। ठीक है, बिकॉज एनीथिंग इट इज सेड दैट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन पोल्स डजंट रिमेन ऑन पोल्स। मतलब कोई भी चीज़ जो पोल्स पे हो रही है वो पोल्स पे रहती नहीं है, वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगी, सब जगह इम्पैक्ट करेगी। मतलब एक बहुत सी सीधी सी जो ये बात है, इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एनीथिंग दैट हैपन्स ऑन पोल्स डजंट रिमेन ऑन पोल्स, है ना। मतलब वो उसका असर तो भाई साहब सब जगह दिखेगा, हो कुछ भी रहो वहाँ पे हैबिटेट हो ना हो, लोग रहते हो ना रहते हो, जीव जंतु हो ना हो, फ्लोरा फोना हो ना हो, लेकिन फोना तो होता है खैर, लेकिन हाँ जो भी चीज़ वहाँ हो रही है आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया को, आप कोई भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जो कि इफेक्ट नहीं हो रही है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मार्च में पीक करता है। मिनिमम एक्सटेंट कब होती है, वो यूजुअली रिकॉर्ड होती है सितंबर के अराउंड। जब मेल्ट होती है वो किस टाइम पे, थ्रू द वार्मर मंथ्स। मतलब वार्मर मंथ्स, अब वहाँ के वार्मर मंथ्स जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे जैसे मतलब 40-42 डिग्री टेम्परेचर तो होता नहीं है वहाँ पे। वहाँ के वार्मर मंथ्स के हिसाब से वो मेल्ट डाउन करती है। और ये बिल्कुल एंटार्क्टिक में अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है, मतलब ऑपोजिट साइकिल फॉलो करता है। एंटार्क्टिक में इसका बिल्कुल पलट इसकी साइकिल जो है वो फॉलो करती है। तो आपको ये एक चीज़ समझ में आई तो आपको दूसरी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अगर हम कवर की बात करते हैं ना तो इनके कवर्स में भी बहुत डिफरेंस है। देखा जाए तो आर्कटिक का कवर जो है, जो सी कवर है, मतलब जो आइस कवर है, वो एंटार्क्टिक से कंपेरेटिवली कम है। लेकिन जब हम इसको मेल्टिंग और इन सब की बातें करते हैं ना तो इस टाइम पे इसका कवर जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ये समझना होगा कि एंटार्क्टिक और आर्कटिक की आइस में भी बहुत फ़र्क है। आर्कटिक की आइस ज़्यादातर पेरिनियल आइस है। ठीक है, आर्कटिक में जो कवर है वो पेरिनियल आइस है। पेरिनियल आइस कौन सी होती है, जो कि ओल्डेस्ट आइस होती है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब वो आइस जो सबसे पुरानी है, सबसे पुराने समय से है, जो पूरी तरह पिघली नहीं है। मतलब इट इज़ अ पेरिनियल आइस, वो कभी भी पिघली नहीं है, वो वाटर फॉर्म में कभी नहीं आई है। पेरिनियल है मतलब हमेशा से है, जब से आप सोच सकते हैं तब से वो वो है, एग्जिस्ट करती है अर्थ सर्फेस पे। ठीक है, तो आर्कटिक पे ज़्यादातर पेरिनियल आइस है। एंटार्क्टिक में अगर हम बात करते हैं तो हाई कैप्ड आइस है। तो दोनों में आइस की जो क्वालिटी है, जो आइस की जो कवर है, उसमें भी डिफरेंस है, ये आपको समझना होगा। अब नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। According to NASA, the maximum extent of the sea ice in the Arctic have declined at the pace of about 13% per decade since 1979। मतलब 13% तक हर डिकेड में वो फॉल की है। मतलब हर डिकेड मतलब 10 साल का जो अंतर, जो पीरियड होता है, उसमें हर 10 साल में उसका जो नंबर है वो नीचे आता गया है। ठीक है, When satellite began reliably tracking the data, मतलब आप ये मान सकते हैं कि वो हो सकता है पहले भी इसी तरह का कुछ, एक आप कह सकते हैं कि इसी तरह का सीक्वेंसिंग रही हो, इसी तरह की चीज़ें रही हो, इसी तरह का मेथड रहा हो, इसी तरह का आप देख सकते हैं कि रहा हो। लेकिन जब से डेटा ने उसको, अगर आप बात करते हैं कि जब से उसको ट्रैक करना चालू किया है, जब से बाकायदा उसका एनालिसिस होना चालू हुआ है, ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है, तब से ये चीज़ जो है, ये जो मेथड है ये फॉलो कर रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है कि इसी हिसाब से चीज़ें जो हैं वो हो रही है। मतलब मोटे मोटे तौर पे 13% हर डेकेड में आइस जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, दिस इज इन सिंक विद द ह्यूमन ग्लोबल वार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिफॉरेस्टेशन एंड सो ऑन। और ये एक बहुत सीधी सी बात है, जैसा मैंने कहा, ये नथिंग anything that happens on poles doesn't remain on poles, ये बात है। but the similar thing is anything that happens on the ground also doesn't remain on the grounds। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की कोई गतिविधियाँ हो रही है तो वो पोल्स को इफेक्ट नहीं कर रही, पोल्स को तो इफेक्ट कर ही रही है। हमारा जो कार्बन, अगर आप पोल्स को अपने हाल पे छोड़ देते हैं तो उनकी बर्फ अपने आप नहीं पिघल रही है, राइट। वो क्यों पिघल रही है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, वो नेचर के साथ इंटरफेयर कर रही है। कैसे इंटरफेयर कर रही है, कार्बन एमिशन हमारा बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हमारा हो रहा है, बाकी जो आप कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं इफेक्ट की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, सीधे जो आप कहते हैं कि टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एमिशन बढ़ रहा है, एमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है तो आपकी बर्फ़ पिघल रही है।
सीधी सीधी सी चीज़ है, ठीक है। तो एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। बार बार जो मैं बात बोलती हूँ ना, आपको लगता होगा मैम एक ही एक बात क्यों रिपीट कर रही है, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज आई वांट थिंग्स टू बी वेरी क्लियर टू यू कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक सॉलिटरी जीव हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो आपके पास 10 और चीज़ें हैं एनवायरनमेंट की जो आपको इफेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे आपसे मेरा मतलब है हमारी पूरी इकोलॉजी को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। नथिंग इज सेल्फ इज इंडिपेंडेंट। जब हम नेचर की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी आप कहेंगे ना, कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान, कोई भी नेचर की चीज़ इंडिस्पेंसिबल नहीं है, वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कनेक्शन आप कैसे ढूंढेंगे ये आपके ऊपर है ना, ये आपका की सोच है, आपके माइंडसेट पे मैं छोड़ती हूँ कि आप उस पर कनेक्शन कैसे स्थापित करते हैं, लेकिन कनेक्शन है, ये बात तय है। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है कि इतनी सारी बातें जो हम कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली क्या हो जाएगा अगर बर्फ़ जो है वो ज़्यादा जम जाएगी या कम जमेगी, 18% कम हो जाएगी या 13% कम हो जाएगी, या 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है कि 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है कि 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है कि 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। जी हाँ, जो मैं आपसे कह रही हूँ इनका जो कवर है, जब हम ओशंस की बात करते हैं, आर्कटिक में जब सी आइस का जो कवर है वो इतना ही व्यापक होता है, राइट। मैं बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रही, मैं कोई एकदम एग्जैजुरेट नहीं कर रही, इसको इतना ही होता है बिल्कुल। 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स या 1.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स या 3 मिलियन स्क्वायर माइल्स इस तरह का कवर होता है, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात तो आप उसकी जो व्यापकता है उसी से ही आप समझ सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि पोलर आइस इंपॉर्टेंट क्यों है मेंटेन ग्लोबल टेम्परेचर करने के लिए। पहली चीज़ कि आइस रिफ्लेक्ट 80% ऑफ द सनलाइट दैट स्ट्राइक्स इट्स सरफेस। जैसे मैंने कहा कि कम से कम 50 to 70% तो हम इसको मान के चलते हैं, 80 नहीं भी तो, ठीक है। जब ये बर्फ़ है ना, अगर आप देखते हैं कि बर्फ़ की चादर जैसे ढकी हुई है, ये ओशन को जिसने कवर कर लिया है, तो 70% से 80% का आप ये मान लीजिए कि सनलाइट जब इसको स्ट्राइक करती है तो एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है कहाँ पे, ओशंस। कहाँ रिफ्लेक्ट बैक करती है, स्पेस में। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोलर रीजन्स जो है वो कूल रहते हैं, ठीक है। Once the ice melts in the summer, the dark surface of the ocean is exposed and absorbs 90% of the sunlight that falls on it। ये मैंने आपसे कहा कि दो जो है बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हो जाती हैं, पहले वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, बाद में वो एब्जॉर्ब करने लगती है, ठीक है। दिस कॉजेज द टेम्परेचर। अब इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है पोलर रीजन का, ठीक है। अब जो एब्जॉर्ब करने लगेगी सनलाइट तो आपका जो पोलर रीजन का जो टेम्परेचर है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अब जब ये राइज होगा तो आपको क्या मतलब है कि अगर स्मॉल चेंजेस भी हो रहे हैं, कोई छोटे मोटे चेंजेस भी हो रहे हैं जो जहाँ पे कहाँ पे हो रहे हैं, पोल्स पे हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो सब जगह होगा। जितने ओशंस हैं सब पे होगा, एटलांटिक पे होगा, पैसिफिक पे होगा, आर्कटिक पे होगा, इंडियन पे होगा, सब पे होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई बाउंड्रीज तो खिंची नहीं हुई हैं, राइट। दूसरी बात यह है कि आप एक बात करते हैं कि अगर पोल्स का टेम्परेचर कैन लीड टू ग्रेटर वार्मिंग ओवर द टाइम। इसी तरह अगर ये चीज़ होती रही, पिघलता रहा और एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहा सनलाइट का, तो धीरे धीरे पोल्स में जो टेम्परेचर है वो वार्म होता जाएगा, बर्फ़ जो है वो इसी तरह पिघलती जाएगी, ठीक है। बर्फ़ पिघलती जाएगी तो जितने सी लेवल्स हैं वो हाई होते जाएंगे, पेरिनियली हाई होते जाएंगे, धीरे धीरे उनका सी लेवल बढ़ता जाएगा, मेकिंग पोलर रीजन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। और ये आइस कैन कॉन्सेंट्रेट एक्सेलरेट ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे दोनों चीज़ें होंगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये फिनोमेना बढ़ेगा, और ये फिनोमेना बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब यू कैन से, जैसा मैंने कहा कि इंटर रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग, दिस फिनोमेना ठीक है, will rise with global warming, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें, ठीक है, कि ये फिनोमेना बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये फिनोमेना भी बढ़ेगा। मतलब दोनों का रिलेशन कैसा है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आपको ये चीज़ आगे ही बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसमें अपन और आगे बात करते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जाता है।
रीज़न क्या होगा, हमको कैसे इम्पैक्ट करेगी, ये तो बहुत बार बार मैंने बोल दिया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। कि देखिए अगर आइस जो है वो मेल्ट हो रही है तो वो सी लेवल्स मेल्ट होंगे, सी लेवल्स राइज होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी सोसाइटी पे या हमारे एनवायरनमेंट पे या हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस पे, ये आपको क्लियर है। अब हम इसको बात करते हैं कि भाई इस आइस को बेसिकली मेजर कैसे किया जाता है। The extent of sea ice in an area of the ocean is where there is at least some ice, ठीक है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि पूरा एरिया जो है वो पूरा का पूरा ही पटा हुआ हो, ये जैसे यहाँ पे बर्फ़ दिख रही है आपको, ठीक है, पूरा मोटी चादर नहीं भी हो, ब्रेकेज भी हो उस चादर में, ठीक है। जो चादर है जैसे पेरिनियल आइस है जहाँ पे आर्कटिक में, वहाँ पे अगर पूरी जमा हो नहीं भी हो, ब्रेकेज भी हो उसमें, तो भी आपको ये मानना होता है कि कुछ आइस तो होनी चाहिए, ब्रेकेज के बाद भी होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ना कि किस तरह से टूटे टूटे हिस्से में ही है, ये बीच में से आपको पानी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको बर्फ़ की चादर नज़र आ रही है ढकी हुई, राइट। अब ये एक और चीज़ है कि आर्कटिक में बर्फ़ की चादर बहुत मोटी हो जाती है, एंटार्क्टिक में ये पतली है, सॉफ्ट है, आर्कटिक में ये हेवी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो एरिया है इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलते हैं, ये एक्सटेंट ऑफ आइस जो है इसको बोला जाता है। और साइंटिस्ट यूजुअली यूज अ 15% कट ऑफ एज अ थ्रेश होल्ड ऑफ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन टू मार्क द आइस एज। कैसे करते हैं, 15% का थ्रेश होल्ड रखते हैं, 15% का कट ऑफ रखते हैं थ्रेश होल्ड ऑफ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन टू मार्क द आइस एज। This has been observed to provide the most consistent agreement between satellite and ground data, ठीक है। ये सैटेलाइट से मेजर किया जाता है, फिर ग्राउंड डेटा से होता है और इनको फिर एक सिम्बायोटिक स्टडी की जाती है, एनालिसिस होता है, रिसर्च होता है और फाइनल जो है डेटा वो बाहर आता है, ठीक है। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन भी होता है, ग्राउंड डेटा भी तैयार किया जाता है, दोनों को साथ में जब होता है फाइनल जो आता है आउटकम वो एमैल्गेमेशन होता है दोनों कॉन्सेंट्रेशंस का और दोनों रिसर्चर्स का। गॉट इट। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट में NSIDC की, जब हम बात करते हैं उसने नासा's एडवांस्ड माइक्रोवेव स्कैनिंग रेडियोमीटर अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम, जिसको AMSRE बोला जाता है, ठीक है। नासा का ही एक भेजा हुआ वो था, नासा का ही आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत उन्होंने काम किया था, जिसमें उन्होंने एक्वा सैटेलाइट पे काम किया था और स्पेशल सेंसर माइक्रोवेव इमेजर पे किया था, जो SSMI है इंस्ट्रूमेंट, जिसको उन्होंने क्या किया था, उसमें डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम DMSP सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द एक्सटेंट ऑफ सी आइज। अब ये 3 प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने एक पूरा का पूरा, जिसको आप बोलते हैं कि एक मसौदा तैयार किया था, एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, एक रिसर्च अपना जो भी उनका एक कंक्लूजन था वो स्टार्ट किया था, वो कंक्लूजन पे पहुंचे थे, एनालिसिस उन्होंने तैयार किया था और उन्होंने कहा कि जो 3 चीज़ें हैं, एक तो वो मेट्रोलॉजिकल उस पर सर्वे किया उन्होंने, इमेजिंग के थ्रू किया उन्होंने, सैटेलाइट प्रोग्राम के थ्रू किया, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम के थ्रू किया और ऑब्जर्विंग के थ्रू किया, ठीक है, स्कैनिंग एंड ऑब्जर्विंग के थ्रू किया। अब ये जो सैटेलाइट्स थी कलेक्ट डेटा व्हेन दे पास ओवर द पोलर रीजन मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। तो क्या करती हैं जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, सैटेलाइट्स उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पोलर एरिया को, जब हम बात करते हैं आर्कटिक की, एंटार्क्टिक की, तो क्या करती हैं उस पर्टिकुलर एरिया को भ्रमण करती हैं, ठीक है। दे पास दैट पर्टिकुलर एरिया बहुत बार, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम फेज पे, अलग अलग इंटरवल में, ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम वो ट्रैवल करती हैं और जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी वेरिएशन होते हैं विद द डिफरेंस इन टाइम फ्रेम या टाइम लैप्स के साथ जो भी वेरिएशन आते हैं, जो भी माइनर मेजर जो भी वेरिएशन उसको वो होते हैं वो कैप्चर करता है और उसके बेसिस पे वो रिसर्च एनालिसिस होता है, रिसर्च स्टडी होती है और फिर कंक्लूजन आता है, ठीक है। उसकी बात ये करता है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है इमेजेस को, क्योंकि हमने बात की यहाँ पे इमेजर की, राइट, तो इमेजेस को कैप्चर करता है अलग अलग ड्यूरिंग द डे टाइम, जो भी अलग अलग टाइम इंटरवल्स होंगे उसमें वो इमेजेस को कैप्चर करता है, उसके हिसाब से वो डेटा एनालिसिस होता है और फिर उस पर फाइनल रिसर्च प्रोग्राम होता है, फिर ग्राउंड डेटा के साथ उसको मिला के स्टडी की जाती है, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है कि यहाँ पे कितना है तथ्यों को, जिसको बोला जाता है कि कितने तथ्य जो हैं, जो एक आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है साइंटिस्ट का, वो जो सैटेलाइट ने इमेजेस कैप्चर की हैं वो, और जो एक आप कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस है वो कितना मैच कर रहा है, उसके ऊपर वर्कआउट करके पूरा फाइनल रिसर्च तैयार होती है। ये AMSR जो है ई सैटेलाइट इज़ नो लॉन्गर फंक्शनिंग, ये अब बंद कर दी है नासा ने, अभी फ़िलहाल ये फंक्शन नहीं कर रही है, लेकिन इसको नासा पहले जो है वो इस्तेमाल करता था और काफ़ी ज़्यादा जो पोलर का अगर आप बात करते हैं, पोलर रीजन्स की जो एनालिसिस थी वो इसी सैटेलाइट के थ्रू हुई है बहुत लंबे अरसे तक।
अब हम आ जाते हैं कि NSIDC होता क्या है, ठीक है। NSIDC जैसे कि एक बात चीज़ तो हमने समझ ली कि वो स्नो और जिसको आप कहते हैं ना स्नो और आइस वगैरह को स्टडी करता है और नासा के अंडर आता है। इसको एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये बना कब था, ये 1976 में बना था, ठीक है। अब इसमें क्या स्टडी करता है, ये एक और एक टर्म है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपको IGKO के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखना कि क्या करता है, अर्थ की क्रायोस्फीयर को स्टडी करता है, ठीक है। क्रायोस्फीयर अब बेसिकली क्या होता है, क्रायोस्फीयर होता है जैसे बायोस्फीयर होता है ओके नहीं, क्रायोस्फीयर होता है वो एरिया अर्थ का जहाँ पे जो पानी है, जो ओशंस हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सॉलिड फॉर्म क्या होता है, पानी का सॉलिड फॉर्म क्या हुआ, बर्फ़। तो जितनी भी चीज़ें बर्फ़ से रिलेटेड है ना, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी आपको कंसेप्ट, आपको बर्फ़ से रिलेटेड फॉर्मूले नहीं यार, मतलब जो भी कंसेप्ट आपको बर्फ़ से रिलेटेड समझ में आ रहे हैं ना, जितनी भी टर्मोलॉजी आती है आपको, चाहे आप उसमें स्नो बोल लीजिए, आइस शीट बोल लीजिए, स्नो आइस बोल लीजिए, ग्लेशियर बोल लीजिए, आइसबर्ग बोल लीजिए, और क्या परमाफ्रॉस्ट बोल लीजिए, आइस शेल्फ बोल लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। वो सब काहे का हिस्सा बनेंगे, वो सब आपका हिस्सा बनते हैं क्रायोस्फीयर का, ठीक है। जो भी चीज़ें बर्फ, स्नो, एंटार्क्टिक, आर्कटिक, सीधे सीधे समझ गए ना, बर्फ फॉर्मेशन जहाँ पर है, मतलब आपका जहाँ पे पानी जो है वो बर्फ के फॉर्म में है, वो मतलब अर्थ का क्रायोस्फीयर है, उसके ऊपर ये स्टडी करता है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ऑल थिंग्स स्नो, आइस, ग्लेशियर, फ्रोजन ग्राउंड, एवरीथिंग, सबके ऊपर जो स्टडी की जाती है वो NSIDC करता है। और ये कब हुआ, इसकी फंक्शनिंग जैसे मैंने कहा 1976 में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्ल्ड डेटा सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी। अब ग्लेशियोलॉजी क्या है ये भी आप समझ गए, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ग्लेशियोलॉजी क्या होती है भाई, ग्लेशियोलॉजी होती है जब आप ग्लेशियर की स्टडी करते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये कब हुआ, इसमें आया टू नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये बेसिकली नासा ने इसको फॉर्म किया था, नासा के अंदर ये अधीन आता है, नासा के अधीन है और नासा में काम करता है ये। और ये कब हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जियोलॉजिकल सर्वे ट्रांसफर किया रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड डेटा सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी को, इसमें उसने सम्मिलित कर लिया, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके साथ आ जाते हैं अपन एंड पे। अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आर्कटिक सी आइस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हमने पढ़ाई क्यों की, और उसका जब फरवरी में 25 को वो पीक किया तो इतनी ग्लोबल न्यूज़ वो क्यों बनी, क्योंकि कायदे से वो मार्च में होता है, ठीक है। तो इस बार वो पहले हो गया, तो उसका जो पहले होना था, भले ही आपको लग रहा है कि भाई फरवरी में तो हुआ है, मार्च में होता है, फरवरी में हो गया, अब लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए, इतना सारा पढ़ने के बाद तो नहीं लगना चाहिए, राइट, कि ये कितना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, कितना बड़े स्तर पे और कितनी बड़ी आप मानेंगे एक लॉजिकल को ये इफेक्ट करेगा, ये समझ गए ना आप। तो अब आई एम श्योर कि आपको ये नहीं लगेगा अगर कोई आपसे बोलेगा कि यार ठीक है ना 15 दिन पहले ही तो कर दिया, व्हाट्स अ बिग डील, नाउ यू नो व्हाट्स अ बिग डील, राइट। सो लेट्स कम टू द एंड ऑफ इट। अब हमने इसका ख़त्म कर लिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन कहीं पे भी है, यू नो व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com। उसमें आपको सारे कोर्सेज के ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। K-12 से लेके NTSC ओलंपियाड सब कुछ कवर होता है। जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको जैसे ओलंपियाड है, ओलंपियाड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा पेज ओपन होगा, इसमें इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, और ये आ गया अपना भैया GK ओलंपियाड, ठीक है। GK ओलंपियाड पे ये जो रेड है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का, जिसमें आप नीचे देखेंगे यहाँ पे तो सारे सिलेबस ओवरव्यू है, आपको चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगे, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इनको ऊपर स्क्रॉल करना है, जैसे शॉर्टी नोट सीरीज़ है तो शॉर्टी नोट सीरीज़ की हेडिंग होगी, उसके अंदर सारे शॉर्टी नोट सीरीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हो उसको खोलो, इस तरह से पेज ओपन होगा एंड यू कैन एक्सप्लोर थ्रू द पेज, ठीक है। जो भी पढ़ना है एग्जैक्टली वो आप पढ़ो, जो समझना है वो समझो। अगर पूरा वीडियो देखने का टाइम है वेल एंड गुड, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, स्किप टू अनदर वन। एंड नाउ यू नो कि हमारा जो स्केड्यूल है वो आपको मुझे अब बताने की ज़रूरत तो वैसे नहीं होनी चाहिए, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन हफ्ते में, मतलब क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हमारे वीडियोस आते हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होते हैं, शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल पे आते हैं। सुबह 10 बजे कौन सा आता है, सबसे पहले आता है IEO का, फिर 1 बजे आता है AMO का, 4 बजे आता है NSO का, और शाम के 7 बजे आता है IGKO का। इसके लिए आप प्रीमियर सेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, आप आइकॉन आप प्रेस कर देंगे तो आपको जब भी होगा फीचर होने वाला होगा, प्रीमियर होने वाला होगा, वो आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब में भी
अब यूट्यूब का तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, यूट्यूब पे भी हम बिल्कुल वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जैसे हम हमारी वेबसाइट पे करते हैं, है ना। जो भी अगर हम हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, न्यूली अपलोडेड देखेंगे, रिसेंटली अपलोडेड, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, राइट। जो भी आप देखना चाहते हैं आपको आपका पूरा डेटा मिलेगा। कोई भी रेगुलर अपडेट जो है आपका हमारा चाहिए तो आपको हमारे चैनल्स पे मिलेगा। उसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल है, फेसबुक का पेज है, उस पर भी आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। टेलीग्राम का भी है, आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप उस पर क्लियर कर सकते हैं। इन केस अगर उसके बाद भी कोई डाउट है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लिखो। आई ऑलवेज ट्राई टू गेट बैक टू द कमेंट सेक्शन एंड रिप्लाई टू यू। अगर कोई डाउट आता है तो ऑफकोर्स अब कुछ मैसेजेस आप लोग ऐसे करते हैं कि उसका कोई रिप्लाई नहीं होता है ना, तो आपको ये लगे कि एक का रिप्लाई क्यों हुआ दूसरे का, अगर कोई कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो लिखोगे तो उसका आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू इट। अब मैं हर चीज़ का रिप्लाई तो नहीं कर सकती ना, जो आप तरह के मैसेजेस आप लोग भेजते हैं कि आज बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, आज फॉन्ट अच्छा था, आज टॉपिक अच्छा था, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, इसका रिप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसकी कंप्लेन नहीं है, लेकिन आपको जो भी लिखना है आप लिखिए। अगर कन्फ्यूजन है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। और मुझे लगता है कि अब इसमें कोई भी कहीं पे भी अब किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है कि हमारा कंटेंट कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स जिनको फ्री एक्सेसिबिलिटी नहीं है एजुकेशन की, उनको भी ये चीज़ मिले। With this, I will sign off and we'll meet with another session on another topic। और तब तक इसको क्लियर कर लेना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आएंगे ना, जब MCQs वगैरह बनेंगे और जब क्वेश्चंस आएंगे, तो I want you people to do very good in this। Okay, so on this note, I'm signing off. You take care of yourself. Thank you very much.